श्रीमान सौरभ जी, माननीय मंत्री उत्तर देंगे चर्चा का? देख जी, एक चर्चा बुराड़ी से हमारे विधायक संजीव झा जी ने शुरू की। मैंने ये चिट्ठी एलजी साहब की मंगवाई अभी। मुझे नहीं पता ये एलजी साहब ने चिट्ठी किससे लिखवाई है, क्योंकि उन्होंने नहीं लिखी है, मैं समझ सकता हूँ। उनकी इतनी अंग्रेजी है ही नहीं कि वो ऐसी चिट्ठी लिख दें। मैं उनसे कई बार बातचीत कर चुका हूँ। ऐसे आपको पता चल जाता है किस आदमी की कैसी भाषा हो सकती है। ये चिट्ठी जिसने भी लिखी है बेहद भद्दी चिट्ठी है और घटिया भाषा का प्रयोग किया है और राजनीतिक चिट्ठी लिखी। और राजनीतिक चिट्ठी लिखते समय एलजी साहब ने कहा कि मुझ पे राजनीति करने का इल्जाम लगाया गया है, और जो अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल किए हैं वो है, मुझे कहा गया है कि बीजेपी एक्सरसाइजेज डायरेक्ट कंट्रोल ओवर ऑनरेबल एलजी। उन्होंने इस चीज पे एतराज जताया है और उन्होंने लिखा है ये जो स्टेटमेंट है गलत है, अनएक्सेप्टेबल है, इररिस्पॉन्सिबल है, and it not only breaches all propriety and constitutional provisions but is also affront to the constitutional office of LG for petty political games। मैं हैरान हूं, खुद एक राजनीतिक चिट्ठी लिखते समय एलजी साहब की तरफ से यह दुहाई दी गई है कि इस चिट्ठी में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मर्यादा और प्रोप्राइटी को जो है आघात पहुंचाया है। ये चिट्ठी किसी से भी आप पढ़वा लीजिए। ये चिट्ठी एलजी ऑफिस, जिसको एक सेक्रोसेंट ऑफिस माना जाता है, उस सेक्रोसेंट ऑफिस के ऊपर एक धब्बा है ये चिट्ठी। अब मैं आता हूं राजनीति के ऊपर। अध्यक्ष जी, मैं राजनीतिक आदमी हूं, मुख्यमंत्री राजनीतिक आदमी हैं, रामवीर सिंह विधूड़ी राजनीतिक आदमी हैं। ये ऐसी चिट्ठी मुझे लिखे मंजूर है, ये ऐसी चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखे मंजूर है, मगर एलजी इस तरीके की चिट्ठी लिखे ये हमारे संविधान में मंजूर नहीं है। अब एलजी ने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनल बताया। मैं रामवीर विधूड़ी जी एक उदाहरण कह रहे थे कि एक सबूत रखो, मैं एक सबूत रखता हूं और विधूड़ी जी के सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि विधूड़ी जी इस सबूत को समझ सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक आदमी है। एलजी के जो लोग सुन रहे हो वो उनको बता दे, सौरभ भारद्वाज आज सबूत रख रहा है इस हाउस के सामने। अगर उनमें दम है तो इस सबूत के खिलाफ बताएं कि मैं गलत बोल रहा हूं। अध्यक्ष जी, देश का संविधान कहता है 10 एल्डरमैन सरकार लगाएगी। हमें नहीं लगाने दिए, एलजी साहब ने लगाए, जबरदस्ती लगाए। चलिए ठीक है, वो कौन लोग थे? वो भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ता थे। वो एलजी साहब को वो कहां मिल गए? कहां से आई वो लिस्ट? कोई नरेला के अंदर छोटा सा कार्यकर्ता है, कोई अलीपुर गांव में है, कोई बुद्ध विहार में है, कोई विलेज दरियापुर के अंदर है, कोई मेरे ईस्ट ऑफ कैलाश के अंदर है। ये छोटे छोटे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने ही तो दी होगी। ये एलजी साहब के रिश्तेदार हैं तो एलजी साहब बता दें कि भाई ये आदमी, मैं इसको ऐसे जानता हूं, इसको मैं ऐसे जानता हूं, इसको मैं ऐसे जानता हूं, और ये सारे के सारे एमसीडी के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर दक्ष हैं। तो आपने अपना जो पहला काम दिल्ली में आके किया एमसीडी के अंदर, वो आपने प्योरली राजनीति की। और दूसरा उदाहरण मैं उनका देता हूं, सबूत है उनका, उन्होंने उस जोन के अंदर ये एल्डरमैन दिए जिस जोन के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जरूरत थी। जैसे नरेला में दिए, सिविल लाइंस में दिए और सेंट्रल जोन में दिए, और गिनती भी उतनी ही दी। नरेला में 4 दिए, सिविल लाइंस में 4 दिए, सेंट्रल जोन में 2 दिए। वाह भाई वाह, आप क्या बेवकूफ समझते हो सबको? मैं सबूत दे रहा हूं। यह सबूत है कि एलजी जो है प्योरली राजनीतिक आदमी है, उनका कोई लेना देना नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी से। और इससे अब इनकी चिट्ठी के ऊपर आता हूं मैं। इन्होंने लिखा, वाटर स्कीम विच डज नॉट एग्जिस्ट ऑन पेपर। ये सरासर जो है एलजी साहब ने एक गलत बात कही। ये वाटर स्कीम बाकायदा पेपर पे है, बाकायदा दिल्ली जल बोर्ड ने अपनी 13 जून 2023 की बोर्ड मीटिंग के अंदर इस स्कीम को पास किया है। दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था, क्योंकि अफसर जो हैं
वो स्कीम से अनकंफर्टेबल थे और कारण ये था कि उनके ऊपर से जो है एलजी साहब का और उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का दबाव था, ये सबको मालूम है। अफसर नहीं चाहते ये स्कीम आए। वो क्यों नहीं चाहते? क्योंकि एलजी साहब नहीं चाहते। वो क्यों नहीं चाहते? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। इसलिए अफसर बार बार ये कहते रहे कि साहब हम ना इस स्कीम के अंदर मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। हम रुके रहे। मैंने खुद फाइल पे लिखा। मैं जब यूडी मिनिस्टर बना, आतिशी चेयरपर्सन थी, पहले मैं ही चेयरपर्सन था, मैं ही यूडी मिनिस्टर था। तो जब आतिशी चेयरपर्सन बनी तो मैंने खुद अपनी कलम से फाइल पे लिखा हुआ है, अपनी हैंडराइटिंग में, कि भाई मुझे कहा गया है कि जल बोर्ड जो है इस स्कीम को जो है दोबारा से देख रहा है, लिहाजा ये फाइल वापस करता हूं। हमने वापस की जल बोर्ड को फाइल। मगर जब 6 महीने बीत गए, जून के अंदर स्कीम पास हो रखी है, दिसंबर बीत गया, तो हमें बात समझ में आ गई कि जल बोर्ड कोई नई स्कीम नहीं लाना चाहता, सिर्फ पुरानी स्कीम ना आए इसलिए नई स्कीम का बहाना कर रखा कि हम कुछ और कर रहे हैं, हम कुछ और कर रहे हैं। तो आतिशी जी से लिखित में हमने पूछा, एज ए यूडी मिनिस्टर मैंने उनसे पूछा कि भाई आप बताइए, बार बार कहा जा रहा है कोई नई स्कीम आ रही है। तो उन्होंने लिखित में दिया है अध्यक्ष जी, मुझे नोटिंग है फाइल के ऊपर, कि हमारे यहाँ पिछले 1 महीने से ये चर्चा हो रही है कि कोई नई स्कीम लेके आएंगे, कोई मॉडिफिकेशन करेंगे स्कीम में, 13 जून 2023 वाली स्कीम में कोई मॉडिफिकेशन करेंगे, मगर कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो पा रही है, समय बीतता जा रहा है। लिहाजा इसी स्कीम को जो बोर्ड से पास हुई है उसको ही फाइनल स्कीम माना जाए और इसको कैबिनेट में भेजा जाए। ये तो जाहिर सी बात है, तो बड़ी साधारण सी बात है अध्यक्ष जी, कि अगर कोई स्कीम पास हुई है और उस स्कीम को बदलने की चर्चा हो रही है मगर कोई बदलाव पास नहीं हो रहा है, तो जो स्कीम पास हो रखी है वही फाइनल है। और जब दिल्ली जल बोर्ड की चेयरपर्सन ने लिख के दे दिया कि यही फाइनल है, तो वो हम मानेंगे कि वो फाइनल है। और वो फाइनल स्कीम हमने जो है कैबिनेट के लिए जो है यूडी सेक्रेटरी साहब को भेज दी कि यूडी सेक्रेटरी जो है, जो एसीएस है, वो इस स्कीम को जो है लेके आए। अब हर स्कीम को रोकने का एक ही तरीका है कि आप उसको जो है फाइनेंस के पास भेज दें। फाइनेंस या तो उस पर कमेंट दे ही ना दे, तो ऐसे उलझुलूल बातें उसके ऊपर लिख दे कि वो स्कीम आ ना सके। वही फाइनेंस जो है फिलहाल कर रहा है। जिस दिन एलजी साहब का यहाँ पे अभिभाषण था, मुझे लग रहा है 15 फरवरी थी, 15 फरवरी को मैं था, एलजी साहब थे, मुख्यमंत्री जी थे, हमारी आतिशी थी, और बाय द वे उस वक्त राखी बिरला भी सामने बैठी हुई थी। उस वक्त तो शायद सर आप भी थे मुझे लगता है, मगर आपको इन्वॉल्व करना ठीक नहीं है, आप भी थे वहां पे। और वहां पे चर्चा हुई एलजी साहब के सामने, और एलजी साहब ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप एक काम कीजिए, आप सीएस को लिखिए, मैं भी सीएस को कहूंगा इस स्कीम को लाया जाए। अरे जब खुद एलजी साहब से चर्चा हुई है स्कीम के बारे में, तो एलजी साहब कैसे कह रहे हैं कि स्कीम के बारे में ये कोई स्कीम ही नहीं है, पेपर पे ही स्कीम नहीं है? ये तो सरासर गलत बात है। ये तो सबके सामने है, और आप ही को चिट्ठी लिख रहे हैं कि ऐसी कोई स्कीम नहीं है, जबकि सामने चर्चा हुई है एलजी साहब के साथ। ये जो है इस तरीके की जो छोटी छोटी चीजें हैं अध्यक्ष जी, वो इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑफिस है एलजी साहब का, उसको जो है छोटा करती हैं। एलजी साहब को इस बात को समझना चाहिए। आज वो एलजी है, कल कोई और एलजी आएगा, उससे पहले भी एलजी आए हैं, मगर उनको उस ऑफिस की मर्यादा रखनी चाहिए। अब अगला उन्होंने क्या लिखा कि ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, यूडी, जल बोर्ड और फाइनेंस डिपार्टमेंट, इसका पूरा जो है कंट्रोल वो क्योंकि चुनी हुई सरकार के पास है, तो इसमें मेरे को क्या लेना देना। वाह भाई वाह, अभी तक क्या हमें यही समझ में नहीं आया कि कंट्रोल किसके पास है? अगर कंट्रोल हमारे पास ही था और हमारे पास ही रखना था, तो केंद्र सरकार क्यों जो है नया एक्ट लेके आई थी, अमेंडमेंट लेके आई थी 2023 के अंदर? वो कंट्रोल का ही तो झगड़ा था कि सब्जेक्ट हमारे पास रहे मगर कंट्रोल एलजी साहब का और भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र का रहे। वो आपने कंट्रोल ले लिया, और वो कंट्रोल एलजी साहब दोनों तरीके की बातें करते हैं। मैं हैरान हूं, जब कोई मामला फंस जाता है तो वो चिट्ठी पे लिखते हैं तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, तो आपके अंडर है। अब मैं एलजी साहब का ही ट्विटर हैंडल देख के आपको बता रहा हूं अध्यक्ष जी, 2 दिन पहले का ट्वीट है उनका, मैं आपको दिखा देता हूं एलजी साहब का। एलजी साहब का 5 दिन पुराना ट्वीट है। आई विजिटेड द हिस्टोरिकल कमर्शियल हब्स ऑफ कश्मीरी गेट, सेंट जेम्स चर्च कॉम्प्लेक्स, कमला मार्केट एट अजमेरी गेट एंड ट्रेवल्ड थ्रू श्रद्धानंद मार्ग टू 30 हजारी।
अखबार के अंदर इनकी प्रेस रिलीज आई है कि मैंने ये डायरेक्शन दी, इस बाजार को ठीक कर दो, इस बाजार को ठीक कर दो, इस बाजार को ठीक कर दो। ये बाजार आपके पास कहां से आ गए? ये तो ट्रांसफर सब्जेक्ट है, या तो पीडब्ल्यूडी के हैं या वो कुछ सड़कें एमसीडी की हैं। आपका क्या लेना देना है उसके अंदर? और आपके साथ दिल्ली सरकार के सारे अधिकारी दिख रहे हैं इस फोटो में। ये एमसीडी के कमिश्नर हैं, ये भी ट्रांसफर सब्जेक्ट है। आप क्यों लेके घूम रहे हो इनको? इसके अंदर वो भी आ रहा हूं, उसमें भी आता हूं मैं। तो भाई आप ये क्या लिखते हो कि आप चिट्ठी में कुछ लिखते हो, अखबारों में प्रेस रिलीज कुछ और देते हो? ऐसे कोई ना चलेगा। उससे पहले हमारे बुराड़ी के विधायक यहां पे हाउस में हैं और एलजी साहब जो है वो बुराड़ी में घूम रहे हैं, सीवर की बात कर रहे हैं, नालियों की बात कर रहे हैं। सीवर क्या ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट नहीं है? नालियां क्या ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट नहीं है? सड़कें क्या ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट नहीं है? आप सारे के सारे अफसरों को वहां पे लेके गए, सारे ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट के अफसर थे। इरिगेशन फ्लड कंट्रोल का अफसर आपके साथ, पीडब्ल्यूडी का अफसर आपके साथ, जल बोर्ड का अफसर आपके साथ, एमसीडी का अफसर आपके साथ। आप उनको डायरेक्शन दे रहे हो, अगले दिन अखबार में छपवा रहे हो और अब कह रहे हो कि ये ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट है। भाई ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट है तो आप क्यों ले जा रहे हो ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट के अफसरों को? आप कैसे प्रेस रिलीज दे रहे हो उसके बारे में? आप खुल्लम खुल्ला झूठ बोल रहे हो और बात कर रहे हो प्रॉपर्टी की। ये गलत है। उससे पहले किराड़ी में गए। किराड़ी में क्या करने गए आप? किराड़ी के अंदर भी वही सीवर की बात, पानी की बात, गलियों की बात, ये सारे ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट हैं। और अध्यक्ष जी, मूल बात ये है, अगर वो आपका ही सब्जेक्ट था तो आप गाली किसको दे रहे हो? फिर तो आपका ही था, आपको ही करना था, हमेशा ही आपका था। अगर आप ये कह रहे हो कि ये नहीं हुआ, ये होना चाहिए, इसका मतलब आप यही कह रहे हो ना कि चुनी हुई सरकार ने नहीं किया, ये होना चाहिए। और चुनी हुई सरकार ने नहीं किया, इसका मतलब वो ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट है, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। आप उसमें क्यों गए? किराड़ी क्यों गए? आप बुराड़ी क्यों गए? आप दिल्ली के पुराने बाजारों में क्यों जा रहे हो? और जब बात आती है तो आप कहते हो आपके पास कंट्रोल नहीं है। ऐसे नहीं चलेगा अध्यक्ष जी, ये झूठ है। सब जगह गए। अरे आप विधायकों को बुलाइए। आप अच्छा, ये बात भी है अध्यक्ष जी। मैं एक एक करके चिट्ठी पे आता हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एलजी साहब के दस्तखत से जो चिट्ठी जिसने भी लिखी है, ये गलत है, ये फैक्चुअली गलत है। और इसके बाद अध्यक्ष जी मैं इसमें भी आता हूं। सानी जी प्लीज। इसके बाद ये कहा गया कि जी ये जो हाउस के अंदर रेजोल्यूशन पास हुआ वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है। बिल्कुल नहीं इनकरेक्ट, बिल्कुल ठीक है। 13 जून 2023 को ये पॉलिसी पास हुई है, ये फैक्चुअली करेक्ट है। जनवरी के अंदर ये पॉलिसी आई पहली बार। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी उस वक्त चेयरमैन हुआ करते थे, मैं उस वक्त वाइस चेयरमैन हुआ करता था। ये डिस्कशन हुआ, मगर इस पॉलिसी के ऊपर आम राय नहीं बनी, तो मनीष जी ने कहा इसको दोबारा देखेंगे। 6 महीने तक हमने इसके ऊपर काम किया, सारा डेटा निकाला, फिर हम इसको 13 जून को लेके आए और तब ये पॉलिसी पास हुई। इसके अंदर जो रेजोल्यूशन है, मुझे याद है गौतम जी ने रखा था वो रेजोल्यूशन, सोमनाथ जी ने रखा था, पानी वाला जो रेजोल्यूशन था, वो जो भी रेजोल्यूशन था वो फैक्चुअली बिल्कुल करेक्ट है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। और फिर इसके बाद जो एलजी साहब ने एक बात और कही है, बड़ी मजेदार बात है। क्या होता है जब आदमी खुद लिखता है तो उसको याद होता है कि मैंने क्या किया और मैं क्या लिख रहा हूं। जब कोई और लिखता है तो उसको याद नहीं रहता। 2022 के अक्टूबर के अंदर एलजी साहब ने ढोल बजाया कि मैं एमसीडी के अंदर एमनेस्टी स्कीम ले आया, मैं समृद्धि योजना ले आया। अब एलजी साहब ने ढोल क्यों बजाया अध्यक्ष जी? क्योंकि उस वक्त एमसीडी समाप्त हो चुकी थी, नया चुनाव इन्होंने 1 साल तक कराया नहीं, इसलिए एमसीडी प्रैक्टिकली एलजी साहब के अंडर थी। तो एलजी साहब ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो एमनेस्टी स्कीम रिलीज की एमसीडी की, और उसके अंदर एलजी साहब ने कहा कि भैया जिसने आज तक प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिया वो 6 साल का दे दो, सारा माफ। एलजी साहब ने कहा, तब नहीं सोचा एलजी साहब ने कि जो अभी हमेशा से जो प्रॉपर्टी टैक्स देते आ रहे हैं उनका क्या होगा, उनको सबको वापस कर देते। तब यहां पे हमें ये कह रहे हैं कि जी 10 लाख का ही क्यों 27 लाख का माफ कर दो, जिन्होंने दे दिया उनका भी माफ कर दो। आपने क्यों नहीं किया? तब तो वो स्कीम आप लाए थे। एमनेस्टी स्कीम अध्यक्ष जी हमेशा इसी तरीके से होती है कि जिसका विवाद बच गया है, जिसका झगड़ा अभी भी पड़ा हुआ है और उसके अंदर समस्या चल रही है, तो उसको कोई स्कीम लाके उसको ठीक किया जाए। ये हर सरकार का कायदा होता है, सेंटर के अंदर भी ऐसे ही होता है। एलजी साहब ने खुद ऐसा किया और अब वो लिख रहे हैं कि साहब ये ऐसे हो गया। इसके बाद अध्यक्ष जी
उन्होंने कई सारी बातें लिखी हैं इसके अंदर, वो बिल्कुल पॉलिटिकल बातें हैं कि कुछ कॉलोनियों के अंदर पानी क्यों नहीं पहुंचा, उन्हें पता ही नहीं है। दिल्ली के बारे में जानकारी ना हो तो यही होता है भैया। कुछ कॉलोनियां ऐसी हैं जो फॉरेस्ट की लैंड पे बनी हुई हैं, कुछ कॉलोनियां ऐसी हुई हैं जो एएसआई की लैंड पे बनी हुई हैं। वहां का एनओसी नहीं मिल रहा, इसलिए वहां पे पानी की लाइन नहीं डाली जा रही है, वहां के इसलिए सीवर की लाइन नहीं डाली जा रही। वहां का एनओसी एलजी साहब दिलवा दें, हम अगले दिन से लाइन डाल देंगे। उनको जानकारी नहीं है, एलजी साहब को कोई भी दिल्ली के बारे में जानकारी नहीं है, और जो आदमी चिट्ठी लिखता है उसको तो कुछ भी जानकारी नहीं है। इसके बाद अध्यक्ष जी इन्होंने यही कह के अपनी बात खत्म की है, और एक बार जो उन्होंने बात कही है वो ये कहा है कि जी 2013 के बाद हमने हर एलजी के बारे में बोला कि उन्होंने काम नहीं करने दिया। अध्यक्ष जी ये बात ठीक है कि हमने हर एलजी के बारे में बोला कि उन्होंने काम नहीं करने दिया, मगर इनसे पहले जितने भी एलजी थे, मैं मानता हूं कि हमारा हाउस का एक एक आदमी इसके ऊपर जो है एग्री करेगा, हमारे जितने भी इससे पहले के एलजी थे उनके साथ विवाद ऐसे होता था कि हमें सीसीटीवी लगाना है, वो सीसीटीवी नहीं लगाने दे रहे, हमें वाईफाई लगाना है, वो हमारे वाईफाई के ऊपर एतराज लगा रहे हैं। मगर ऐसा कोई एलजी अभी तक नहीं आया था अध्यक्ष जी, 2013 से मैं भी राजनीति के अंदर सक्रिय हूं, जिसने अस्पतालों के अंदर दवाइयां रुकवा दी हूं, ऐसा एलजी नहीं आया था अध्यक्ष जी। एक दिल्ली का कोई जवान बच्चा अगर रोड के ऊपर एक्सीडेंट होता है, उसका खून बहने से मृत्यु हो जाती है, कई बार देखा। कई बार ये देखा कि अस्पताल सरकारी ले जाने के चक्कर में पुलिस 30-30 किलोमीटर जो है ले जाती है। निर्भया के मामले में भी यही बताया जाता है कि अस्पताल इतना दूर था सरकारी कि उसको ले जाने के समय में इतना ब्लड लॉस हो गया कि वो निर्भया जो है नहीं बच पाई बाद में। और अक्सर ये कहा जाता है कि जो एक्सीडेंट होता है उसमें 1 घंटे के अंदर अगर आप उसको अस्पताल पहुंचा दो तो वो गोल्डन आवर होता है, वरना उसकी बचने की जो है गुंजाइश कम हो जाती है। इसके लिए दिल्ली सरकार एक फरिश्ते स्कीम लाई हुई थी। फरिश्ते स्कीम ये थी कि आप किसी भी एक्सीडेंट विक्टिम को, चाहे वो कोई भी हो, दिल्ली का हो, बाहर का हो, अमीर हो, गरीब हो, दिल्ली की सड़क पे अगर एक्सीडेंट हो गया तो आप उसको अस्पताल पहुंचा दो, नियरेस्ट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, और उसका सारा इलाज मुफ्त किया जाएगा, पैसे दिल्ली सरकार देगी। अब देखिए क्या किया एलजी साहब ने, आप इसमें समझिए। जो प्राइवेट अस्पताल थे वो तो पहले ही नहीं चाहते थी कि फरिश्ते की योजना को वो इंप्लीमेंट करें, क्योंकि उनको पैसा मिलता है डीजीएचएस रेट पे, जो उनकी मार्केट रेट से 1/2 या कई बार 1/3 होता है, तो वो नहीं चाहते थे। मगर सरकार ने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस कैंपेन की, अस्पतालों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया कि भाई ये योजना आपको लानी पड़ेगी, और ये योजना चली। अब इन एलजी आने के बाद क्या हुआ, और इनके आने के बाद ही हुआ है, ये साक्ष्य हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट में रखे हैं। इनके एलजी बनने के बाद ये हुआ कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने उन प्राइवेट अस्पतालों को पैसा देना बंद कर दिया, उनके बिलों की पेमेंट करनी बंद कर दी। अब जब बिलों की पेमेंट करनी बंद कर दी तो धीरे धीरे उन्होंने अस्पताल के अंदर फरिश्ते स्कीम के लोगों को डिनाई करना शुरू कर दिया। अब इसका बड़ा असर क्या हुआ अध्यक्ष जी, कि ऐसे हजारों लोग होंगे, मैं पक्का बता रहा हूं, हजारों लोग होंगे जिन्होंने मानवता की खातिर किसी एक्सीडेंट विक्टिम को उठाया होगा, अपनी गाड़ी में रखा होगा, और वो प्राइवेट अस्पताल लेके गए होंगे, और वहां प्राइवेट अस्पताल ने उनको लिया नहीं होगा। अब वो तो उसके ऊपर पड़ गया ना वो विक्टिम। अब उसने जैसे तैसे या तो अपनी जेब से उसका इलाज कराया होगा, या वो फिर दोबारा किसी सरकारी अस्पताल में लेके गया होगा और वो परेशान हुआ होगा, और इस परेशानी के कारण अब वो सबको कहेगा कि भाई फरिश्ते स्कीम नहीं चल रही, अब प्राइवेट अस्पताल मत ले जाना वरना मेरी तरह फंस जाओगे। मरे होंगे, बहुत लोग मरे होंगे। जहां 5-5 हजार तक फरिश्ते स्कीम के अंदर लोगों का इलाज हुआ, अब वो इलाज घट के 1000-2 हजार भी नहीं रह गया अध्यक्ष। तो मान लीजिए कि ऐसे 3-3.5 हजार लोग होंगे जो शायद इस फरिश्ते स्कीम के ना चलने की वजह से बेचारे या तो अपाहिज हो गए होंगे, या हो सकता है मृत हो गए होंगे। ये सब किया। हॉस्पिटल्स के अंदर ओपीडी काउंटर के अंदर गरीब डेटा एंट्री ऑपरेटर बैठते थे, इन्होंने उनको हटा दिया। डाक स्कीम के अंदर जिस आदमी का टेस्ट सरकारी अस्पताल में ना हो और 2 दिन से ज्यादा की डेट मिल रही हो, तो वो प्राइवेट लेबोरेटरी में जाके टेस्ट करा सकता था। ये डाक स्कीम थी। किसी की अस्पताल के अंदर ऑपरेशन की डेट अगर 1 महीने से ज्यादा मिल रही हो सरकारी अस्पताल में, तो वो प्राइवेट अस्पताल में जाके अपना वो ऑपरेशन करा सकता था। ये डाक स्कीम है। इन्होंने पिछले 1.5-2 साल में डाक स्कीम के पैसे भी अस्पतालों के रोक लिए।
उनके बिलों के ऊपर अनाप शनाप ऑब्जेक्शन लगा के उनके पैसे रोक लिए। तो उन्होंने डार्क स्कीम के अंदर भी जो ऑपरेशंस होते थे वो ऑपरेशन करने कम कर दिए, लिहाजा मरीज जो है दर बदर भटक रहे हैं। इस तरीके के काम मैं एलजी साहब को बताना चाहता हूं और उनके साथ जो अफसर रहते हैं मैं उनको बताना चाहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, इस तरीके के कृत्य आज से पहले किसी एलजी ने नहीं किए, ये इन्होंने ही किए। क्योंकि कोई भी आदमी होगा वो भगवान से तो डरेगा, वो ये तो डर सोचेगा कि यार कोई आदमी मर जाएगा बेचारा रोड पे तो उसकी मौत मेरे सर पे आएगी, कोई आदमी बिना ऑपरेशन के मर गया होगा तो उसके बच्चों की हाय मुझे लगेगी, ये सोचिए अध्यक्ष जी। मगर इस स्तर तक कोई एलजी ने जो है इस बार सत्ता का स्तर नहीं गिराया। दूसरी बात, बिदुड़ी जी के यहाँ भी होगा, हमारे यहाँ भी है, हर घर के अंदर सबको पता है कि जगह जगह सीवर बह रहे, क्योंकि सीवर लाइन बदलने के लिए जल बोर्ड को पैसा नहीं दिया जा रहा, पानी नहीं पहुंच रहा क्योंकि लाइन को रिप्लेस करना हो तो जल बोर्ड को पैसा नहीं दिया जा रहा, ट्यूबवेल नहीं हो पा रहे क्योंकि जल बोर्ड को पैसा नहीं दिया जा रहा, ठेकेदारों की 1 साल से आपने पेमेंट रोक रखी है, आपने पेमेंट रोक रखी है तो ठेकेदारों ने टेंडर लेना बंद कर दिया, ठेकेदार सारे हड़ताल पे चले गए, हाईकोर्ट तक ने कह दिया कि उनकी पेमेंट करो, उसके बावजूद जो है आप पेमेंट नहीं होने दे रहे। अब अध्यक्ष जी, एलजी साहब कहेंगे कि भाई इसमें मेरा क्या दोष है, बिदुड़ी जी कहेंगे भाई फाइल पे दिखाओ एलजी साहब ने कहां लिखा है। इतने भी बेवकूफ कोई ना कोई आदमी जो फाइल पे लिख देगा कि अस्पतालों की पेमेंट बंद कर दो, जल बोर्ड की पेमेंट बंद कर दो, ये कौन फाइल पे लिखता है? इसका तो बहुत छोटा सा वो है, वो कहते हैं ना हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। हमने जितने भी इस तरीके के अफसर हैं, सबसे बड़े तो इसमें फाइनेंस सेक्रेटरी एसी वर्मा, जिन्होंने हर चीज रोकी, अस्पतालों की पेमेंट उन्होंने रोकी, टेस्ट की पेमेंट उन्होंने रोकी, जल बोर्ड की पेमेंट उन्होंने रोकी, महिलाओं को जो पेंशन मिलती थी बुजुर्गों को वो पेंशन उन्होंने रोकी, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को उनकी वजह से निकाला गया, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर डॉक्टरों को सैलरी नहीं मिली उनकी वजह से। आप एसी वर्मा को निकालते क्यों नहीं हो? आप एसी वर्मा को नहीं निकाल रहे हैं। इस हाउस ने 3 रिपोर्ट दी है पिटिशंस कमेटी ने। 19 जनवरी 2023 को इस हाउस ने रेजोल्यूशन पास करके 3 रिपोर्ट्स अडॉप्ट की हैं जिसके अंदर एसी वर्मा जी के बारे में कहा गया है। आपने उनको अब तक क्यों नहीं सस्पेंड किया? इसलिए सस्पेंड नहीं किया क्योंकि वो आपके चहेते हैं। और वो क्यों चहेते हैं? क्योंकि आपके कहे हुए काम वो कर रहे हैं, इसलिए वो आप उनको सस्पेंड नहीं कर रहे। ये तो जाहिर सी बात है। इसमें मतलब इतना ढूंढना क्या है कि हम एलजी साहब की लिखित कुछ दिखाएं। बचे हेल्थ सेक्रेटरी। हेल्थ सेक्रेटरी ने सारे के सारे कारनामे किए, आपने हेल्थ सेक्रेटरी को अभी तक नहीं निकाला है क्योंकि वो आपके चहेते हैं। बचे रेवेन्यू सेक्रेटरी, डिविजनल कमिश्नर, जिन्होंने ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी के साथ मिलकर हजारों सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को निकाल दिया, वो आपके चहेते हैं। जो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी थे उन्होंने उनको आपने अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू एलजी लगा लिया। इसका मतलब आपके खास आदमी है ना। जिस आदमी ने ये कह के सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को निकाल दिया कि अब सीसीटीवी लग गए हैं, बस मार्शल की जरूरत नहीं है, उस आदमी को आपने सेक्रेटरी टू एलजी लगा लिया। इसका मतलब वो आपके खास आदमी है। आपको उन्हें निकालना था, आपने उनको अपने घर बुला लिया। तो आपकी तो मिली भगत है। डिविजनल कमिश्नर है अश्विनी कुमार जी, उनको आप नहीं हटा रहे हैं, ना आपने उनके ऊपर कार्रवाई की है। क्यों? हाँ, अगर आपको कोई अफसर अच्छा नहीं लगता तो आपने उनके ऊपर कार्रवाई की है। के महेश थे ऐसे अफसर। मैं बताना चाहता हूं कि कुछ मामले थे जिससे एलजी उनसे परेशान थे। कोई नर्सरी का मामला था, एलजी साहब कहीं पर नर्सरी बनाना चाहते थे, वहां पे टॉयलेट्स लगे हुए थे। आई थिंक राजेश गुप्ता जी के यहाँ वजीरपुर का मामला था, सबको बताना चाहता हूं। वहां पे एलजी साहब डीडीए की नर्सरी बनाना चाहते थे। वहां पे गरीब लोग शौच करते थे, उनके टॉयलेट बने हुए थे। एलजी साहब दबाव बना रहे थे कि भाई तुम ये टॉयलेट्स हटवाओ, यहां मैं नर्सरी बनाऊंगा। फूलों का शौक है एलजी साहब को। गरीब कहां जाएगा शौच, उसके कोई लेना देना नहीं है, जाएगा जहां जाएगा, भाड़ में जाए। इस चक्कर में के महेश साहब से नाराजगी थी, तो क्या किया एलजी साहब ने? एक दिन रात को जो है रैन बसेरा देखने आए और बोले अच्छा इतनी गंदी चादर है, सीओ डूसिप सस्पेंड। रात को सस्पेंड कर दिया। भाई आप गंदी चादर के ऊपर सीओ डूसिप को सस्पेंड कर सकते हो? पूरी दिल्ली में सीवर बह रहे हैं, आपने सीओ जल बोर्ड को अब तक सस्पेंड क्यों नहीं किया? क्योंकि वो आपके खास आदमी है, आपके कहने पे काम कर रहे हैं। इसमें छुपने की क्या बात है? मतलब एलजी साहब को ऐसा लगता है हम क्या बेवकूफ हैं? एलजी साहब को मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पे सब
जितने भी विधायक बैठे हैं 2-2, 3-3 बार लाखों लोगों से वोट लेके आए हैं। बेवकूफ नहीं है हम लोग, सब समझते हैं। और जनता भी बेवकूफ नहीं है। मैं एलजी साहब को बताना चाहता हूं, उनके जितने एलजीओ ने सीसीटीवी रोके, वाईफाई रोके और काम रोके, दिल्ली की जनता ने 70 में से 67 सीटें जिता के भेजा अरविंद केजरीवाल को। ऐसे बेवकूफ नहीं है जनता। इन्होंने खूब काम रोके, खूब परेशान किया। अगली बार जनता ने 70 में से 62 सीटें दी, साफ दी। और वो भी इस वजह से नहीं जो 8 सीटें आई हैं। 8 सीटें भी जिस वजह से आई हैं वो सबको मालूम है कि वो किस वजह से आई हैं, वरना वो 8 भी नहीं आती। ये भारतीय जनता पार्टी को भी मालूम है। उसके लिए उन्होंने एक स्पेशल प्रोजेक्ट चलाया था, उसकी वजह से आई। तो एलजी साहब इस गलत फहमी में हैं कि वो जनता को परेशान करेंगे, जनता परेशान हो जाएगी, जनता अरविंद केजरीवाल को गाली देने लगेगी और एलजी साहब जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है ऊपर ले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जनता सब समझ रही है, जनता को सब समझ में आ रहा है। और ये जो 62 विधायक हैं, ये जब अपने निकलेंगे ना गली गली मोहल्ले मोहल्ले, तो सब ये सवाल जो है वो जनता से पूछेंगे, जनता को सब समझ में आएगा। ये जो पत्र एलजी साहब ने आपको लिखा और आपके पास पता नहीं रात को पहुंचा या नहीं पहुंचा, मगर ये मीडिया के पास पहुंच गया, ये भी एलजी साहब से पूछना चाहिए कि भाई ऐसा कैसे होता है कि पत्र आप स्पीकर साहब को लिखते हो मगर स्पीकर साहब से पहले मीडिया में पहुंच जाता है। आप तो मीडिया के लिए कर रहे हो सारा का सारा, पोस्टरिंग कर रहे हैं। हम कर सकते हैं, वो कहेंगे तुम भी कर रहे हो, हम तो कर सकते हैं, हम तो हैं आदमी राजनीतिक, हमारा तो काम ही राजनीति करना है। हम तो इलेक्शन लड़ते हैं, हम तो बीजेपी को खड़े होकर गाली देते हैं, हमारा काम है। वो हमें देते हैं, उनका काम है। हमें विधूड़ी जी की गाली से एतराज नहीं है, वो उनका काम है। एज अपोजिशन वो चिट्ठी लिख सकते हैं, मगर एलजी साहब ये चिट्ठी लिखे, ये एलजी साहब एलजी के पद की गरिमा को नीचे ला रहे हैं। और मैं उनको करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता ये सब देख रही है, आपको इन सब चीजों से बचना चाहिए। आज भी समय एलजी साहब के पास। एलजी साहब दिल्ली की जनता के हितों के लिए अगर आएंगे आगे, तो दिल्ली की जनता उनको पसंद करेगी, उनकी इज्जत करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।